प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ प्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बल्ले का निशान छिन गया, पीटीआई मुसीबत में फंस गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दे दिया। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद पीटीआई उम्मीदवारों ने हिफाजती जमानतों के लिए अदालतों का रुख कर लिया। हंगामा खेज माहौल में सियासी महाज पर गर्मी, नताइज क्या होंगे इसके ऊपर बात करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड, पीटीआई वकला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत ना पेश कर सके, नाम के साथ सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस लतीफ खोसा पर बरहम। माजी में भी इलेक्शन मामले पर अदालत का वक्त जाया करने से मुतालिक रिमार्क्स दे दिए। दूसरी जानिब मिसिंग पर्सन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन रजिस्ट्रार पर बरहमी का इजहार कर दिया। लापता अफराद केस की समाअत का मुकम्मल अहवाल बयान करेंगे। 38 करोड़ का कर्ज माफ करा के स्पीकर बनने वाली फहमीदा मिर्जा के अब चंद करोड़ कर्ज माफी की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा ने किस किस बैंक से कितना कितना कर्जा माफ कराया, अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब जरताज गुल पेशावर हाईकोर्ट में फंस गई। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घेराव कर लिया। जरताज गुल आबतीदा 9 में वाकयात की मुजम्मत कर दी। दूसरी जानिब इदारों पर बड़े बड़े इल्जामात भी आयद कर दिए। ये तमाम तर टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तज्जिया निगार मुनीफ फारूक साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीफ साहब। जी वालेकुम। अच्छा मुनीफ साहब, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आपसे बात होनी है, खासतौर पे जो सियासी मामलात पीटीआई के चल रहे हैं, जो एक उनका म्यूजिकल चेयर चल रहा है। इसके अलावा बहुत अहम समातें हुई सुप्रीम कोर्ट में आज, उनके हवाले से भी कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन बिफोर दैट, ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, जरताज गुल साहिबा अंडरग्राउंड थी एंड देन शी कम्स टू द फोर और उन्होंने 9 मई के वाकयात की मुजम्मत भी कर दी, माफ़ी भी मांग ली, एक आबदीदा भी हो गई इस वीडियो पैगाम में, और वो इस वक्त जमानत के लिए पेशावर हाईकोर्ट में मौजूद हैं। उनकी हेयरिंग हो रही है इस वक्त। ये बताइएगा कि ये अचानक से कैसे सामने आ गई, और उनकी जो ये मजम्मत है या ये जो बयान है इसको आप कैसे देख रहे हैं, खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जब काफ़ी जो पीटीआई के इस तरह के रहनुमा हैं वो अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। तो ये इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, किसी के मशवरे पे, किसी हिकमत अमली के तहत सामने आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, वैसे तो अल्लाह ताला, मैं इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं ये कहता हूं कि जो भी आज मुश्किल में है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे। बहुत से लोग मुझ पे एतराज करते हैं जब भी मैं ऐसी को बात करता हूं, लेकिन हम इंसान हैं, गलतियां भी हम सबसे होती हैं और फिर हम उन गलतियों की दुरुस्ती के लिए भी कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन जरताज गुल साहिबा के हवाले से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि शायद टू लिटिल टू लेट, इसलिए क्योंकि जरताज गुल साहिबा काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन क्योंकि इनकी सियासी कुर्बत अपनी जमात से और या अपने लीडर इमरान खान साहब से ज्यादा थी, लिहाजा अब इसीलिए ज़ेरे अताब है। मुझे नहीं पता, मुझे आप एजुकेट कीजिए कि क्या वो 9 मई के वाकयात में कुछ जगह उनकी कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कोई इंसाइटमेंट, कोई प्रोवोकेशन, कोई अटैक, अगर तो वो उसमें शामिल थी या कोई ऐसे पैगामात दे रही थी, तो फिर तो देखिए माफी फिलहाल तो मिलनी मुश्किल है। लेकिन अगर महज इस वजह से कि उनकी वो अपनी जमात के साथ रही हैं और अब तक है, उन्होंने जमात नहीं छोड़ी, सब कुछ है, तो फिर तो ऐसा मामला है कि जो सख्ती है कि सियासी कारकुनों के ऊपर या सियासी रहनुमाओं के ऊपर, ये उसका हिस्सा है। लेकिन इसके पीछे जो एक ब्रॉडर सेंस है, या अलाउ मी टू से, पता नहीं किसी को बुरा लग जाए कि ब्रॉडर नॉनसेंस है, वो ये है कि बस जो हालात थे और जो मामलात थे उसमें ये सेंस सब जो प्रिवेल करती है वो ये कि जी ठीक है, जितनी गहरी जर्ब लगाई गई थी रियासती इदारों पर या रियासती इदारों के खिलाफ, वो उसके जवाब में रिएक्शन भी फिर उतना ही गहरा और उतना ही संगीन है। अब ये तशवीशनाक बात है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, लेकिन जो हालात पिछले कुछ महीनों से हैं वो तो यही बताते हैं, और मुझे यकीन मानिए उसमें अब तक कोई तब्दीली नजर नहीं आती। क्लासो साहब माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार हैं, लेकिन हमारा सारा दिन काम यही होता है लोगों से मिलना, सेंस लेना। कोई मुंह बोल के अपनी खबर नहीं देता, लेकिन आप बहुत सारी चीजों को जहन में रख के ही अपनी किसी चीज के ऊपर तज्जिया कर सकते हैं। जब आप बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोगों का से सेंस लेते हैं तो उससे ही पता लगता है कि भाई ये तो इतनी सख्ती है माहौल में कि अभी तक कोई रिप्रीव या रिस्पाइट नहीं आती। खदीजा शाह साहिबा के लिए बड़ी मुश्किल से आई,
मिन्नतें मनते मुरादें मुरादें और पता नहीं क्या क्या करने के बाद फिर बैरून मुल्क से आई और उनकी जान खलासी हुई। लेकिन बाकी तो अभी तक हालात वही हैं। और सर इससे पहले मुनीब के इनके पास कुछ 2-3 बड़े अच्छे सवाल आते हैं रबिया के पास। आपने खुतीजा शाह साहबा की बात की तो वो आपने देखा कि सलमान साहब जो हैं उनकी पार्टी के एक अहम ये रुकन थे, उन्होंने बाकायदा इस बात को मतलब पीटीआई ने उनकी कोशिश होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को शायद वो सामने ना लाते हैं कि उसके खुतीजा शाह साहबा की जो रिलीज़ हुई है या कंप्रोमाइज़ किस्म का जो आपस में कोई रिकन्सिलिएशन की गई कुछ टर्म एंड कंडीशन पे, उन्होंने बाकायदा पिक्चर लगाई है उनके अमेरिकन डिप्लोमेट की और शुक्रिया था कि अमेरिकन का, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का, ये वाइट हाउस की उनकी इंतज़ामिया का, और ये उन्होंने क्लियर मैसेज भेजा है कि उन खुतीजा शाह साहबा जो हैं उनकी रिलीज़ जो है वो अमेरिकन इंटरवेंशन पे हुई है। ये क्या आप इस मैसेजिंग को कैसे देखते हैं कि क्या वो ये मैसेज देना चाह रहे थे हमारी अमेरिकन के साथ हमारी सेटिंग है, हमारे मामलात वो ठीक हो गए? क्योंकि जो नैरेटिव था खान साहब का उनकी पार्टी का वो तो बड़ा आपको पता है कि क्या उनका रहा हुकूमत उड़वाने में या साजिशें कराने में, या बल्कि पिछले दिनों खान साहब ने फिर अपने साइफर केस में तो कहा था कि डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा साहब को बुलाएं। इसके पीछे आप उसको कैसे देखते हैं? जो ट्वीट किया है बकायदा पिक्चर लगाई है उन्होंने डिप्लोमेट के साथ और बताया है कि मेरे रिश्तेदार थे तो मेरी यहाँ बातचीत और उसके जरिए प्रेशर के जरिए हमने करवाया है सारा। देखिए गुजारिश है खान साहब सर के उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ बहसीयत जमात से नहीं है। ये बात आपको भी पता है कि बहुत ही बासर खानदान से ताल्लुक है खुतीजा शाह साहबा का, और वो खुद भी अमेरिकी शहरी या ग्रीन कार्ड होल्डर है। एग्जैक्ट स्टेटस मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर बात है उनकी जमात ने पहले तमाम तर अस्करी हुकाम से उनकी फैमिली ने, जमात ने नहीं फैमिली ने मुतअद्दिद दफा एश्योरेंसेस दी, नहीं मानी गई, मिन्नतें की, नहीं मानी गई। एश्योरेंसेस जब मैं कहता हूँ तो ये कि आप लिखवा लीजिए वो ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगी, बिल्कुल खामोश। अच्छा, एक ब्रेकिंग अगर मुनीब आप यहाँ पर शेयर करने दें कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम हैं जिन्होंने जमानत मंजूर कर ली है जरताज गुल की और गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब चूंकि ये एक सामने आ गया है, वो पेशावर हाई कोर्ट में बैठी हुई थी और वो कहती मैं तब तक बाहर नहीं निकलूंगी जब तक जमानत नहीं मिलेगी। सो प्लीज कैरी ऑन विद योर एनालिसिस कि अब जब उनको गिरफ्तारी भी से रोक दिया गया है तो उनके लिए चीजें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगी? मेरा ख्याल है पहले अगर खुतीजा शाह साहबा को वो थोड़ा सा कंप्लीट कर लें फिर इस क्वेश्चन पे हैं। जी अच्छा सर, मैं सिर्फ उसमें ये अर्ज करूंगा कि खुतीजा शाह साहबा का जो हुआ, जो भी सब कुछ हुआ, वो उनकी फैमिली ने एफर्ट्स किए हैं और कोशिशें की हैं। खुद सलमान शाह साहब ने, उनकी फैमिली ने, और उनका एक मिलिट्री बैकग्राउंड भी है, जाहिर बात है बहुत सी चीजों ने प्लेन किया है, तो उसकी एमैलगमेशन से ही उनका ये रिलीफ मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें कोशिश काबिश कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती तो पहले वो सबसे पहले इमरान खान साहब को बाहर निकलवा लेते या और लोगों को। अच्छा मुनीब, एक बात बताएं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब है साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं, वो वेरी पावरफुल फैमिली। सलमान शाह साहब खुद जो हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में उनके बड़े करीबी थे और उनके यहाँ मुशीर ख़जाना रहे थे शौकत अजीज़ साहब, जब उस प्राइम मिनिस्टर एलिवेट हुए थे इस वज़ीर ख़जाना से। वेरी पावरफुल मैन, फेयर इनफ। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने पूरी कोशिशें करके देखी थी, पूरा क्लाउड यूज़ करके देखा था, मिलिट्री का किया, बहुत सारे उनके जैसे आपने कनेक्शन थे, पॉलिटिकल कनेक्शन थे, उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, उसमें हमने जहांगीर तरीन साहब को देखा और बड़े बड़े नाम हैं, इवन फौजी जनरल जो एक्स जो हैं उन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट को कहा। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी जीरो टॉलरेंस हमने देखा। उन्होंने कहा नो वे, हम नहीं इनको करेंगे, अगर हमने एक को किया तो फिर दूसरों के लिए हमें करना पड़ेगा। सो इसके बाद जो अमेरिकन ने इंटरवेंशन की है, जिसको सलमान ने क्लियरली उन्होंने शो किया है, उन्होंने इसको छुपाया नहीं है, इसको अपना उन्होंने एक होता छुपा लेता है बंदा, चलो कि अंदर खाने कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। सो उन्होंने इसको अपनी विक्ट्री क्लेम किया है सलमान शाह साहब ने। जैसे आपने कहा हम उनके साथ सिंपथाइज करते हैं, फैमिलीज़ के साथ जो मुश्किल में है, अल्लाह उनकी आसानियाँ करे, फेयर इनफ। लेकिन हम एक पर्टिकुलर इशू को देख रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो मकामी तौर पे उनको अप्रोचेज हुई थी, एक्स जर्नल्स ने, उनके एक्स सीनियर्स ने, उन्होंने तमाम कोशिशें करके देख ली, यहाँ तो कोई बात नहीं बनी थी, वो तो कहते थे नो। देखिए ये बात दुरुस्त है खान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये बेहतर समझते हैं कि हालात फिर इस जगह पहुंच जाते हैं, उस जगह चले जाते हैं जहां पर फिर आप किसी न किसी हर तरह की मामलात, हर तरह के हालात के अंदर आपको कोशिशें करनी पड़ती हैं। सलमान शाह साहब ने बजाते खुद, उनकी फैमिली ने बहुत सारी मेहनत की है
और अमेरिका में भी उन्होंने कोशिश की, अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन तक को अप्रोच किया गया। अब वो जाहिर बात है अमेरिका में उनकी कोई इंग्रेस थी किसी जगह पर। जहांगीर करामत साहब का कहा जा रहा है, जो एक्स आर्मी चीफ है, उनका भी आपको पता है अमेरिका में बड़ा अच्छा क्लाउड है, थिंक टैंक्स में उनको बड़ा, अमेरिका में मेंबर भी हैं वहाँ पे, उनका भी अपना क्लाउड है, उनकी सारी चीज़ें हैं, वो भी हमने वहाँ पर न देखे। अच्छा ये बताइए कि जैसे उन्होंने खतीजा शाह साहबा के लिए इतना ज़ाती तौर पर एफर्ट्स किए हैं, एक क्लाउड यूज़ किया है डिफरेंट ने, व्हाट अबाउट अदर पीटीआई वर्कर्स, फिर उनके लिए क्यों ना इस लेवल पर इंटरवेंशन की गई और अमेरिकन को कहा गया कि ओवरऑल हमें सबके लिए रिलीफ लेकर दें, वाई ओनली फॉर वन पर्सन? और भी तो वुमेन इस वक्त जेलों में है बिकॉज उनका क्लाउड नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ जी, इमरान खान साहब के लिए तो इस वक्त अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब के लिए तो लफ्ज ये सुनना ही कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में कि किसी तरह का रिलीफ डील, क्योंकि ये इट इज इंस्टीट्यूशनल ऑल्सो बट इट इज मोर पर्सनल। क्लासा साहब, मैं अगर आप बेहतर समझते हैं, मैं मुतअद्दिद दफा आपके सामने भी अर्ज कर, ये मुझे ना गॉड फादर की लाइन याद आ गई, मारियो पुजो की, वो उसकी बड़ी मशहूर ज़माना उनकी लाइन्स है ना, बड़ी उसमें बड़ी, आपने भी यकीनन उसको पढ़ा भी होगा, मूवी भी देखी होगी। तो वो गॉड फादर हमेशा हर बात पे कहता होता है कि इट्स ए बिजनेस, नथिंग पर्सनल। जब उसका बेटा उसकी जगह वो साइड लेते हैं और ये मारियो पुजो पे ने सारी उस पर डॉन, उस पर अगर वीटो कॉरिलॉन पे अटैक होते हैं, तो देन हिज सन सेज के, वो कहते हैं एवरीथिंग इज पर्सनल नथिंग बिजनेस, तो ये बिजनेस नहीं, इट्स ए पर्सनल जो अटैक होता है। तो आप वही बात कह रहे हैं कि इट्स ए पर्सनल, नॉट ए बिजनेस एनी मोर। जी, गुजारिश ये जी कि जो हालात वाकयात हैं, अब खान साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं, बहुत सी बातों के ऊपर जब बहुत खुल के बात करते हैं तो फिर शायद मसाइल और तकालीफ। चले, मेरा ख्याल है वो अब आप जरताज गुल साहबा के हवाले से पूछ रही थी। अच्छा, मैं जी यही पूछना चाह रही थी मुनीर फारूक साहब, एक ये भी जो क्रिटिसिज्म उन पे आता है, वो इस किस्म का भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये जो रिलीफ का मिलने का एक सिलसिला है ये पेशावर हाई कोर्ट से चल रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो अभी उनको जमानत मिल गई, गिरफ्तारी से रोक दिया गया, इस पे अपना प्लीज टेक दीजिएगा। देखिए, अब अल्लाह करे जो ऑल एनकम्पसिंग ऑर्डर हो कि जी तमाम तर मुकदमात या किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, क्योंकि आपको मैं ये बता सकता हूं कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगी, अगर कोई नई एफआईआर या नया मुकदमा जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। पर केस स्पेसिफिक ऑर्डर तो मिल सकता है, लेकिन ब्लैंकेट ऑर्डर क्या मिला है जरताज गुल साहिबा को, ये एक सवाल है। मेरे पास उसका अभी जवाब नहीं, क्योंकि मैंने वो ऑर्डर देखा नहीं है, और ना ही मुझे पता है कि नंबर ऑफ केसेस जरताज गुल साहिबा पे एज वी स्पीक कितने हैं। तो ये बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि बड़ी, ये ऐसे मोमेंट्स हैं जिनमें कुछ भी सामने आ सकता है। मैं दोबारा कहूंगा कि अब हम जब तज्जिया करते हैं तो बहुत से लोग हमें गालियां देते हैं कि शायद हमें कोई मजा आ रहा है ऐसी सिचुएशन में। नहीं, हमारे लिए बैसियत साफी ये सिर्फ एवेल्युएट करना होता है हमने कि जो हालात है, फैक्ट ना मैं तब्दील कर सकता हूँ, ना क्लासा साहब, ना आप, हमने तो फैक्ट्स के ऊपर ही अपना ओपिनियन देना होता है। लेकिन मुनीर फारूक साहब, एक फैक्ट ये भी नजर आ रहा है, जिस तरह से चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब है, उनका ये कहना था जब उनको उन्होंने जमानत दी है कि मैं इस फैसले के लिए खास तौर पे इस्लामाबाद से आया हूँ, और मैं अगर एक खातून के लिए ना आता तो इस तरह से उनके साथ ज्यादती हो जाती, उनको इंसाफ देना जरूरी था। तो इंसाफ तो फिर ये नहीं देखता कि खातून जो है वो मशहूर है, सियासी शख्सियत है या आम शख्सियत है, थोड़ा सा फिर ये भी हकाइक ही है कि इस तरह के जब फैसले होते हैं तो फिर एक तासुर, एक अपीयर होना शुरू हो जाता है कि शायद ये कोई रिलीफ मिलने का सिलसिला है, एंड देन ये बात कहीं और निकल जाती है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तासुर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो खातून है और चीफ जस्टिस साहब वापस आए हैं उनका केस सुनने के लिए, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। लोगों को होता है, लेकिन मुझे एतराज नहीं। चले, आज उनकी जो तकलीफ थी और वो जो उनका वीडियो भी सामने आई, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, किसी न किसी जगह पर जाकर तो शायद हमें तमाम तर तासुबात से बालातर होकर सिर्फ इंसान बनकर बहुत सी चीजों को वैल्यू। एक और मुनीब, आप क्योंकि अब प्रैक्टिसिंग अब लॉयर भी हैं, लॉ स्टूडेंट भी हैं, एंकर भी हैं, पॉलिटिक्स भी देखते हैं, मुझे थोड़ा सा, अगर मैं क्योंकि इन चीज़ों को इतना लीगली तौर पर नहीं समझता, तो ये क्या वजह है कि पंजाब से उनका ताल्लुक है, डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक है, उनको वहाँ पे ये मुल्तान बेंच भी करीब पड़ता है, बहावलपुर भी पड़ता है, या फिर चलें छोड़ें फिर लाहौर हाई कोर्ट भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है,
तो उन्होंने वहाँ पिशावर जाने का फैसला क्यों किया? मतलब वो वहाँ भी जा सकते थे, डिस्गाइज करके जैसे पिशावर गए हैं, मतलब व्हाट कुड बी द रीजन सर? उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि वो अभी रिसेंटली भी आपने कासर साहब देखा कि जिस तरह का रिलीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से मिला और इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर मिला, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पेशावर हाई कोर्ट क्या कर रही है कि सुने बगैर दूसरे फरीक को उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया ईसीबी के फैसले के ऊपर। तो उससे तासुर तो जाहिर होता है कि वहां पर कोई नरम गोशा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से ये तासुर बड़ा आम था कि इमरान खान साहब के लिए कुछ लोगों के पास या कुछ जज साहिबान के ज़हन में या दिलों में नरम गोशा है, लेकिन वो तो मौजूद है। मुनीब साहब, आपको याद होगा ये इस तरह का नरम गोशा ज्यादा जो है वो तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी आता था। बल्कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जब पुलिस उनको पकड़ने गई थी वो घर पे ही थे, बेसमेंट में थे, तो वहीं पे बगैर अदालत में पेश हुए, उनकी जमानत हो गई थी कबूल। बल्कि खान साहब और पीटीआई जो है वो हमेशा बड़ी तनकीद करते थे कि लाहौर से तो जी उनको 50 रुपए के स्टाम्प पे भी जमानतें मिल जाती हैं, उनको घर बैठे भी जमानतें मिल जाती हैं। तो मुझे याद है किसी ज़माने में तो यही इसी तरह की बातें जो हैं ये उस पे लाहौर हाई कोर्ट के बारे में होती थी कि वहाँ से उनको शरीफ फैमिली को वो मिलता है। अब पेशावर की बातें हो रही हैं सर। जी, ये फिनोमेना पिछले कुछ अरसे में हमारे सामने आया है और इसमें शख्सियत का बड़ा अमल दखल है जी। और बहुत सारी जो फेवर, ये तो इसकी गूंज तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनाई देती थी कि खुसूसी मोहब्बत है इमरान खान साहब के साथ। फिर उसमें आपको पता साबिक चीफ जस्टिस साहब के दौर में भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन मसला ये है क्लासा साहब, हम बहुत सारे जज साहिबान के बारे में जब बात करते हैं तो फिर लोग उस पर भी एतराज करते हैं कि नहीं जी, अगर ये एक जज इसके बारे में है तो देखें जी फलाने जज ने फलाने को रिलीज दिया। हम पर्टिकुलराइज नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़े सवाल उठा दिए हैं कि वहां पर जो जज साहिबान का, मौजूद जज साहिबान का कंडक्ट है और जिस तरह के रिलीफ दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेटली, तो अब इसके बारे में अगर हम बहुत ज्यादा बात करेंगे तो शायद। अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छा अब सुप्रीम कोर्ट की बात की, जरा थोड़ा सा आप सुप्रीम कोर्ट में भी ले लेते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक तो अच्छी चीज़ हो रही है, मतलब आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू चीफ जस्टिस साहब, काजी फैज ईसा साहब के लाइव वो दिखा रहे हैं। वो सबका कच्चा छठा, हमारा तो कच्चा छठा लोग डेली देख ही लेते हैं। अब उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाना शुरू कर दिया कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ऊंची दुकान, फीका पकवान, झूठे रूप के दर्शन, बड़े बड़े वकील जो वैसे नहीं संभाले जाते टीवी चैनल्स पे या आम लाइफ में, तो सुप्रीम कोर्ट में सारे जाते हैं। ना कोई तैयारी है, ना कागज है, ना चीजें हैं, ना एविडेंस है। अवाम अपनी आंखों से देख रही है। आज खोसा साहब की बारी थी सर, हाउ डू यू व्यू दैट कि खोसा साहब सारी सोशल मीडिया से वो चीजें लेकर वो पहुंच गए कि ये एविडेंसेस हैं सर। आप खुद वकील हैं सर, आप जरा देखें कि इसको को हाउ डू यू इवैल्यूएट इट सर? देखिए बात यह है कि उस पे जहां चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बड़ी कहा जा रहा है कि जी उन्होंने डिसिप्लिन कर दिया हर एक को और कहा कि इसको सियासी फोरम ना बनाए पॉलिटिकल डिबेट का। वहां पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये तो व्हाट अबाउटिज्म है, उसको आप लेकर आ रहे हैं कि जी अच्छा जी कहाँ से फिर सारे केसेस, सारे लोगों के नाम डाले जाएं जो आपके सामने जो मामला है, तो चीफ जस्टिस साहब को उनको देखना चाहिए। ये दोनों साइड्स पर आर्ग्यू हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कम से कम काजी फैज साहब की जो शख्सियत है उससे ये तो जाहिर होता है कि कुछ जज साहबान ऐसे होते हैं जो वाकई अदालत को किसी सियासी फोरम के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देते। और जब से ये लाइव कवरेज शुरू हुई है तो मैं समझता हूँ बहुत से वकला को तो हजीमत का सामना करना पड़ा है, जितनी गत उनकी अदालत के अंदर बनी है। हाँ, मिसिंग पर्सन वाला मामला एक सीरियस मामला है, इसको मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। ये बात जो मर्जी कोई कहता रहे, इसके ऊपर वंस एंड फॉर ऑल अगर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं तो फिर फैसला वंस एंड फॉर ऑल बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा सर, आपको आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बलोच वो जो यहाँ पे आए हुए एजिटेशन करने के लिए आए हुए खवातीन, बच्चे, मर्द आए हुए हैं, तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि उसके हवाले से लोकल इंतजामिया पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि शायद हरास किया जा रहा है उनको, वो किया जा रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अगेन काजी फैज ईसा साहब का अपना तल्लुक बलोचिस्तान से है, तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आता है आप पे कि आपके होते हुए अगर उनको इस तरह हरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है या कुछ और कोई हाई हैंडेडनेस का, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आज उन्होंने उस पर बात भी की है। तो उसको ये सोल्यूशन कैसे हल होगा? कोई हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव नहीं है, हुकूमत कहती है कि हम इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, अदालत भी उनको बुलाने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं जनाब, जो आपने काकड़ साहब का बयान भी आपने सुना होगा, वो उनको कहते हैं ये जो उनके दहशतगर्दों के वो हैं सपोर्टर हैं, उनके हामी हैं, वहाँ पे ये बलोच जो हैं उनकी BLA वगैरह जो हैं
वो वहाँ पे उस सराइकियों को, पंजाबियों को, उर्दू स्पीकिंग, हिंद को, पोटवारी, सबको वो करते हैं। उस वक्त ये लोग उनकी हमदर्दी नहीं करते, लेकिन अपना जब रियासत इनके खिलाफ जाके उस पर अटैक करती है और उनको हैंडल करती है, जो सारे लोग सामने आ जाते हैं सर। देखिए सर, बात यह है कि ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इसके ऊपर डिस्पैशनेटली बात करने के लिए हमें दोनों साइड्स का व्यू पॉइंट सामने रखना पड़ता है। अगर आप जो बलोच अवाम की डेप्रिवेशन है या उनके जो मामला, अगर आप उसको देखें तो फिर सारी बात हम बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जी मिसिंग पर्सन वाला इशू नॉन इशू है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसियों को सुने तो उनका मौकफ ये होता है कि नहीं जी, अगर बहुत सा हमारा फौजदारी कानून इतना कमजोर है कि मजबूरी है हमें बहुत सारे काम, अब ये ऑब्वियसली ओपनली बात नहीं की जाती, मजबूरी है बहुत से काम ऐसे किए करने पड़ते हैं जो। ठीक है मुनीब साहब, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि ब्रेकिंग पे जा रहे हैं हम, और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया। यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेकिंग न्यूज की जानिब और प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम रबिया। अच्छा कंबर, हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े अहम केसेस की हेयरिंग्स हुई, जो प्रोसीडिंग्स रही, वन बाय वन जरा बताइएगा उनके बारे में कि आज की प्रोसीडिंग्स की डिटेल्स क्या थी। देखिए, आज सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला आया, जो कि आपको पता है कि गौहर अली खान साहब जो कि चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से दायर की गई थी ये दरख्वास्त। इस दरख्वास्त पे बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए और तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 के तहत आए थे ताकि उनको रिलीफ मिल सके, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। इस दरख्वास्त पे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद एक ऑर्डर कर चुके हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं की थी। इस वजह से जो है कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से जो कुछ होता रहा, और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है, उनके कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हो रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन को जो है वो उन्होंने फरीक बनाया था, और जो इस केस को आर्ग्यू किया वो लतीफ खोसा साहब ने किया। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आपने मुतादिद लोगों को इसमें फरीक बनाया हुआ है, जिसमें आईजी पंजाब शामिल हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर शामिल है। तो ये आप किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि पहले आप मुझे अर्ज करने देंगे तो मैं बताऊंगा। असल में लतीफ खोसा ये चाह रहे थे कि वो पूरा सिनेरियो जो कुछ भी डेवलप हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो बताएं, और जो है चीफ जस्टिस को ये बावर कराएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, प्री पोल रिगिंग हो रही है। लेकिन चीफ जस्टिस ये सुनने को उस टाइम के लिए तैयार इस वजह से नहीं थे। चीफ जस्टिस कह रहे थे आप स्पेसिफाई करें वो बंदा जिसके खिलाफ हमने आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है। लतीफ खोसा ने कहा कि मैं सीडी चलाना चाहता हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या कुछ होता रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से बार बार यही कहा गया कि आप हमें स्पेसिफिक बंदा बताएं जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है। फिर लतीफ खोसा ने एक लेटर का हवाला दिया जिसके बायस जो है हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के हक में किसी ना किसी हद तक उन्हें रिलीफ मिला है, और वो लेटर जो है पंजाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उनके रुकन है जारी किया गया था, और वो चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है कमिश्नर को एड्रेस किया गया था कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं उनकी बहुत ज्यादा दरखास्तें आ रही हैं, और इस वजह से जो आईजी पंजाब है उनको डायरेक्ट किया जाए, क्योंकि कागजात नामजदगी जो जमा कराने के हवाले से हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उठाया जा रहा था। तो इस हवाले से काफी शिकायत इस लेटर पे चीफ जस्टिस पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर चीफ जस्टिस को जब लतीफ खोसा ने बार बार कहा, जब इस लेटर को पढ़ा गया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने डीजी लॉ जो हैं इलेक्शन कमीशन के उनको बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि आपने इस लेटर पे क्या कुछ किया है, जिस पर डीजी लॉ की जानिब से कहा गया कि हमने एक कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो मुरतब की है जो कि 161 सफात की है, आप उसको पढ़ लें, हम तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन जो कर सकता है वो कुछ कर रहा है। जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको मालूम है क्या कुछ हो रहा है, आपके सामने है जो कुछ हो रहा है, टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं टीवी नहीं देखता, और चीफ जस्टिस की इस बात पर आधे लोग कमरे अदालत में बैठे हुए मुस्कुराए भी। और फिर इस मामले पर
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जब ज्यादा इस मामले पर बात की तो चीफ जस्टिस ने फिर ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया और इस मामले पर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 2 लोग जो आइडेंटिफाई किए गए थे लतीफ खोसा की जानिब से, उनको जो है वो नोटिस हो गया है, उनसे जवाब तलब अच्छा, हो गया है। आपने बड़ा अच्छे तरीके से कंबर सारा ये एक्सप्लेन किया है। आज जो सबसे ज़्यादा वो चीज़ हमें नज़र आई है कि कोई लाइव प्रोसीडिंग हो रही है, बहुत सारे लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े नाम हैं और एक उनसे तवक्को की जाती है, स्पेशली पीटीआई के मैं आज उनके देख रहा था, बहुत सारे जो हामी हैं सोशल मीडिया अदरवाइज़, वो बड़े मायूस से नज़र आए कि इतने बड़े नाम हैं, ये लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो इतने बड़े केस में पेश हो रहे हैं, बड़ा फोरम आपको मिल रहा है और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको बार बार नहीं मिलनी क्योंकि आगे इलेक्शन बड़े करीब हैं। तो वो जहाँ पर ये जाके उसमें अपने प्रॉपर एविडेंसेस की बजाय वो सोशल मीडिया से जो नाम उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं 600 समथिंग के ये हमारे मुस्तरद हुए हैं, हाउ डू यू सी दैट कि ये इस एविडेंस के तौर पर सोशल मीडिया की पोस्टें जो हैं वो उनको एविडेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट एडमिट करेगी कि हाँ ठीक है कि जनाब कि आपने वहाँ से ट्विटर अकाउंट से किसी ने वो ट्वीट कर दिया, मैंने आपने किसी ने कि मेरे कागजात नामजदगी वो अगर मैं पीटीआई का आदमी हूँ, ये कितनी तैयारी करके वकील आ रहे हैं? अब तक तो ये लगता है कि मोस्ट ऑफ जो वकील पेश हो रहे हैं जो लाइव चीज़ें आती हैं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, 2-3 अच्छे भी वहाँ पे यकीनन होंगे, तो तैयारी तो नहीं है वहाँ पे इनकी, वो तो हेयर से पे चल रहा है काम सारा। ये तो पीटीआई को नुकसान देगा इस तरह का अगर केस प्ली किया गया। देखें क्लासेस साहब, आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं क्योंकि शुएब शाहीन ने भी कल आर्ग्यू किया था केस जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, उसमें भी उसकी तैयारी थी। आज लतीफ खोसा भी सोशल मीडिया के हवाले देते गए और ये तो वो लोग हैं जो कि खुद पीटीआई के कैंडिडेट बन के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराना चाहे। तो अगर इसके बजाय अच्छा होता कि अगर तहरीके इंसाफ की जानिब से प्रोफेशनल लॉयर्स जो हैं वो इंगेज किए जैसे यार कंबर बात सुने, ठहरे जरा, एक मिनट रुकें सर जी, एक मिनट रुकें। मतलब लतीफ खोसे से बड़ा कौन प्रोफेशनल वकील हो सकता है? वो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल रहे हैं, वो गवर्नर पंजाब रहे हैं, वो वहाँ पे आईटी के एक वजीर भी रहे हैं गिलानी साहब के दौर में, वो जनाब इस वक्त मतलब वन ऑफ द टॉप अपने आप को वकील कहते हैं, उनसे बेहतर बड़ा प्रोफेशनल कैसे होगा? ऐसे शुएब शाहीन साहब जो हैं वो सर्विसेज, अगरचे मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है, मैं आई होप कि वो इसको अगर सुनेंगे तो नाराज़ नहीं होंगे, वो तो इन मैटर्स के वकील ही नहीं थे। उनकी हद तक मैं आपकी बात मानता हूं कि वो तो सर्विसेज के वकील थे कि यहाँ पे नौकरी किसी की ट्रांसफर, पोस्टिंग, ट्रिब्यूनल वगैरह, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, लीगल मैटर्स के वकील वाकई नहीं थे। नो ऑफेंसेस टू हिम। सो लतीफ खोसा साहब तो बड़े वकील हैं। शुएब शाहीन साहब को तो मैं चले बेनिफिट ऑफ द डाउट देने को तैयार हूँ, या इस वजह से कि अगेन शायद हमारे डेरा गाजी खां से हैं, शायद मैं इसलिए सॉफ्ट कर, लेकिन वो तो ये खोसा साहब भी डेरा गाजी खां से हैं, तो खोसा साहब तो वो बहुत बड़े वकील हैं। अगर वो भी तैयारी नहीं कर रहे तो और प्रोफेशनल वकील कौन हो सकता है? देखिए खोसा साहब के साथ राइट नाउ हम जो देख रहे हैं वो मसला ये है कि वो एक तो सियासी बातें बहुत ज्यादा कोर्ट में की जाती हैं। हालांकि बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, आपने सही कहा कि प्रैक्टिस करते हुए एक अरसा गुजर गया है, पीपल्स पार्टी को भी पहले अपनी खिदमात देते रहे हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं, बड़ा नाम है। एंड कंबर जो क्लासेस साहब बात कहना चाह रहे हैं ना वो ये बात है कि वो आप बात ठीक कह रहे हैं कि सियासी बातें कर रहे हैं, उस पर जजेस उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। जिस तरह आज उनसे पूछा गया कि वो नाम बताएं जो 668 नाम आप कह रहे हैं सोशल मीडिया से डेटा कलेक्ट किया, उनके पास नाम नहीं थे। फिर उनसे पूछा गया जो एक्सेप्ट हो गए हैं वो जरा सामने लेकर आए ताकि हम एक कंपैरिजन कर सके कि कितने लोग हैं जिनके मुस्तरद हुए, कितनों के एक्सेप्ट, वो उनके पास नहीं थे। तो इट इज अ लैक ऑफ प्रिपरेशन, और इस स्टेचर का लॉयर अगर इस तैयारी के साथ नहीं जाता तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आगे? ये तो नदान दोस्त वाला काम है सर जी, ये तो नदान दोस्त वाला काम है जी। क्लासेस अब मैं उसी अपनी बात को लिंक कर रहा था कि असल में ये जो लॉयर हैं ये राइट नाउ अभी सियासी तौर पे इंतखाबात भी लड़ने जा रहे हैं, और यही वजह बनी है कि इनका ज्यादा फोकस मेरा ख्याल से कागजात नामजदगी जमा कराने पे है। इस वजह से शायद वो तैयारी उस तरह से नहीं करके आ रहे। सहाफियों से भी जो गुफ्तगू होती है, हम जब कोर्ट से बाहर निकल के पूछते हैं कि ये लॉ पॉइंट से आप इन लॉ पॉइंट्स को अगर उठाते तो केस डिफरेंट भी हो सकता था। शुएब शाहीन की बात करते हैं, लतीफ खोसा की बात करते हैं, तो बज़ाहिर यही देखने में अदालत के सामने आ रहा है कि उस तरह से तैयारी नहीं की गई। इतने बड़े वकील हैं, उतना बड़ा नाम है, जैसे आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 3 से 4 बातें की, और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि आप हमें सर ये बता दें कि कितने आपके कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए हैं। 668 का आप कह रहे हैं कि रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन लतीफ खोसा के पास इसका आंसर नहीं था। इसी तरह शुएब शाहीन साहब से पूछा गया जब, तो उनके पास भी आंसर नहीं था इसका। इवन के एतजाज एहसन साहब बैठे हुए थे, और इससे भी बढ़ के ये कि डीजी लॉ के पास भी इसका आंसर नहीं था कि तहरीके इंसाफ के कितने अरकान ऐसे हैं जिनकी
जो है कागजात नामजदगी एक्सेप्ट किए गए हैं। कोर्ट के बेसिक लॉ पॉइंट लेने के लिए, अपना माइंड बनाने के लिए, केस को समझने के लिए पूछती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के वकला की जानिब से जो एक्सपेक्टेड आंसर होते हैं, जो लॉ पॉइंट्स पे आंसर होते हैं, वो लॉ पॉइंट्स पे आंसर नहीं दिए जाते। और मेरे ख्याल में इसकी ज्यादा वजूहात यही है कि वो इस टाइम उनका एक फोकस है, वो फोकस इलेक्शन की तरफ है, क्योंकि लॉयर ज्यादा इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने कागजात, यही वजह बनी। आपने शुएब शाहीन को देखा होगा कि एक दफा वो बात करके गए अदालत के सामने कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और अपने कागजात नामजदगी पे जो एतराज लगा था वो करने हाई कोर्ट चले गए और चीफ जस्टिस उन्हें ढूंढते रहे और वो वहां मौजूद नहीं थे। फिर काफी तनकीद भी हुई पीटीआई। अच्छा, मेरा ख्याल है इन्होंने ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ रहिएगा जी, आपको थोड़ा सा और बड़े जी ब्रेक के बाद आप दूसरा जो केस है उसके ऊपर भी बात करेंगे कंबर आपसे, और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। यहीं से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ कंबर जैदी मौजूद हैं। कंबर, आपसे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, क्लासेस ऑफ अलाउंस तो थोड़ा सा हम बात करें जो पीटीआई के बल्ले की सिचुएशन बनी हुई है, क्या बनेगा इस बल्ले का कंबर? क्योंकि अब पेशावर हाई कोर्ट का जो हुक्म इम्तना है उसको वापस ले लिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ पीटीआई देख रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, बल्ला वापस मिल सकेगा पीटीआई को? देखें, ये बड़ा पोटेंशियल केस है राइट नाउ, और इस केस में जिस तरह से आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना उठा लिया गया है, इसके मतलब ये है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था वो बरकरार रहेगा। अब अगर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आती है तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि बेंच कौन सा बन रहा है, और क्योंकि आजकल बेंच देख के केसेस का थोड़ा सा आइडिया होता है कि किस तरफ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरह से हम देखें सुप्रीम कोर्ट में जजेस का, आपने देखा कि इमरान खान साहब की जो जमानत का केस था, इसमें इमरान खान साहब को भी जमानत मिली, साइफर के जो मुकदमा था उसके भी बखिए उधेड़े गए, और इसके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत मिली। वो अलग बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब या इमरान खान साहब उस जमानत का उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन अपनी जगह दे दिया जो कि बड़ा मेरिट पे था। वो डिसीजन साइफर केस में जिस तरह से सवालात किए, उससे साफ ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का माइंड है वो बड़ा इंडिपेंडेंट है, और अगर ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट, जितनी मेरा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, जितनी हमारी रोजाना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाके हम देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को एज अ पोटेंशियल केस देखेगी कि आया ये प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ, यानी अगर बल्ले का निशान जिस तरह से छीन लिया जाता है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे पास प्री पोल रिगिंग होगी अगर ये कर लिया गया, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी इस तरफ जाएगी, इस केस को देखेगी और इस केस के हकायक को जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इन पार्टीज में जिस तरह से इंतखाबात होते हैं, जिस तरह से रिपोर्ट सबमिट की जाती है, पीटीआई को सिंगल आउट करना, उसके बाद ये डिसीजन लेना, फिर इलेक्शन से पहले जिस तरह से पीटीआई ने राइट नाउ एटमॉस्फेयर एक बनाया हुआ है, और उस एटमॉस्फेयर में जिस तरह से बातें हो रही हैं सोसाइटी के अंदर, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्री पोल रिगिंग का कहा जा रहा है, उस तनाजुर में देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला करेगी जिससे इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को डैमेज हो या उसे डाउन किसी तरह। ये बताइएगा कंबर, ये बताइएगा कि हमें नजर आ रहा है कि पिछले कुछ अर्से में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक हम समझते हैं कि वो अथॉरिटी है जिसने इलेक्शन कराने, बड़ी पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो हमें लगता था कि उसकी पावर्स वो कंप्रोमाइज्ड हुई, क्लिप हुई, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने, कभी सुप्रीम कोर्ट से। तो अब आपको फीलिंग आ रही है, जो मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्रेंथन करना चाह रही है इसको, इलेक्शन कमीशन को, और उनके अगेंस्ट जो भी कोई स्टे आ रहे थे या जो भी वहाँ पे रोकने की कोशिश की गई थी, तो आपको फील होता है कि इलेक्शन कमीशन को पावर्स उसकी वापस दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट उनको बैक कर रही है? क्लासेस साहब की बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए जो रिटर्निंग अफसर का मामला था जिसपे पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से डिसीजन आया था, इसके अलावा जो केसेस हैं जिसमें अभी लेवल प्लेइंग फील्ड का कहा गया, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट बड़ी डांट डपट करेगी
इस हवाले से कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप चाहते हैं कि इंतखाबात को डिले करना चाहते हैं, आप लग नहीं रहे इस मूड में कि इंतखाबात की तरफ मामला जाया जाए। जो इलेक्शन कमीशन है उसे अपना काम करने दिया जाए, वो एक इदारा है, उसको हमने मजबूत करना है। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन को फ्री हैंड दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने की बात इंस्टीट्यूशन से ही हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक और मुझे बताइएगा सर, अभी बड़े नाम हैं, एतजाज अहसन साहब बड़े नाम है, हालांकि उनकी हेल्थ इस वक्त उस तरह की फुल उसमें नहीं है अपनी पोटेंशियल में। हमने तो एतजाज साहब की वो देखी हुई है, विगर, पैशन, जोश, तकरीरें हम पूरे मुल्क ने देखी थी, हमने पार्लियामेंट में भी देखे कई। उसके साथ लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, वो भी जैसे मैंने कहा बड़ा नाम है। इनकी परफॉर्मेंस अब तक वह सुप्रीम कोर्ट में जब आए हैं, आप तो केसेस को देख रहे हैं, अब कैसे देखते हैं कि दे हैव लिव्ड अप टू देयर रेपुटेशन? सर, इसमें मुख्तलिफ केस टू केस डिफर बहुत ज्यादा चीजें करती हैं, लेकिन एतजाज साहब की आपने जिस तरह से कहा वो बात नहीं रही है। वो जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो भी उसमें काफी पॉजेज आते हैं, उस तरह से वो दलाइल दे नहीं पाते हैं। और लतीफ खोसा की बात करें तो उनके आर्ग्यूमेंट्स में हम ज्यादातर सियासी झलक देखते हैं। जो वो बातें करते हैं और वो ज्यादा सियासी होती हैं, कानूनी नुकात कम उठाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों जो वुकला हैं, इन्हीं की जानिब से ज्यादा पेटिशन दायर। अच्छा, ये बताएं, मैं लास्टली क्विकली, टाइम थोड़ा है, जस्ट वन, हामिद अली खान साहब, इनके पास हामिद खान साहब बड़ा नाम थे, वो हमें नजर नहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट में। ये पीपल्स पार्टी के नाम है ना बड़े, अगर देखा जाए वहां से एतजाज साहब हूँ या खोसा साहब हूँ, वेयर इज हामिद खान साहब जो पार्टी के ओरिजिनल इनके थे, वो नजर नहीं है किसी पिटीशन में, केस में, कोर्ट में हमें। ठीक है, देखिए हामिद खान साहब के साथ एक दो मसाइल हैं जिसका मैं आपको, मुझे जो जराए से खबरें मिली हैं कि हामिद खान साहब ने नाम सजेस्ट किया था वाइस चेयरमैन के लिए एक बड़े सियासतदान शाह महमूद कुरैशी साहब का, लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं मानी। जिसके बाद हमें ये नजर आया कि हामिद खान साहब उस तरह से, जिस तरह से आपको पता है पहले बड़ा फाल किरदार। ठीक है, मतलब हामिद खान थोड़े डिस्प्यूटेड हो गए और इस प्रोसेस से इसलिए अलग हैं। बहुत शुक्रिया कंबर जैदी, आपने हमें इतनी एक्सक्लूसिव इंसाइट भी दी और जो डिटेल्स थी वो बताई आज की प्रोसीडिंग्स की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।